नए साल की पूर्व संध्या थी और डैनियल के दोस्तों ने नए साल का स्वागत करने का एक अलग तरीका अपनाने पर जोर दिया। शहर की पार्टी में जाने के बजाय उन्होंने ग्रामीण इलाके में एक पुराना घर किराए पर लेने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जो अजीब अफवाहों और डरावनी कहानियों का केंद्र थी। यह घर, जिसे स्थानीय लोग घंटी वाला घर कहते थे, एक विक्टोरियन शैली की हवेली थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। यह सूखे पेड़ों से घिरी हुई थी, जो हवा में ऐसा लग रहा था मानो कोई कानाफूसी कर रहा हो। डैनियल को यह विचार पसंद नहीं आया। हालांकि वह विशेष रूप से अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन इस जगह के विवरण ने उसे विचलित कर दिया। फिर भी अपने दोस्तों के सामने डरपोक न दिखने के लिए उसने जाने की सहमति दे दी। समूह सूर्यास्त के समय वहां पहुंचा। वह घर प्रभावशाली था, लेकिन अपनी सुंदरता के कारण नहीं। खिड़कियां धूल की मोटी परत से ढकी हुई थीं और बरामदे की लकड़ी उनके पैरों के नीचे चरमरा रही थी। एक जंग लगी घंटी एक टॉवर से लटकी हुई थी, जो किसी भी समय गिरने वाली लग रही थी। मकान मालिक के अनुसार वह घंटी दशकों पहले उस परिवार द्वारा बजाई जाती थी जो वहां रहता था। वे हर नए साल के आगमन की घोषणा घंटी से करते थे, लेकिन एक त्रासदी ने इस परंपरा को खत्म कर दिया। किसी ने और अधिक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। योजना सरल थी, वहां रात बितानी थी, खाना खाना, पीना और मध्य रात्रि तक डरावनी कहानियां सुनानी थी। वे खाने पीने की चीजें, टॉर्च और कुछ मोमबत्तियां लेकर आए थे ताकि मुख्य कमरे को रोशन किया जा सके, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। जगह की असुविधा के बावजूद शाम शांतिपूर्ण शुरू हुई। हंसी मजाक के बीच उन्होंने दीवारों की दरारों से घुस रहे ठंड को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ती गई, एक अजीब माहौल ने सबको घेर लिया। सब कुछ छोटे छोटे शोरों से शुरू हुआ, मुश्किल से सुनाई देने वाले, ऊपर की मंजिल पर लकड़ी की चरमराहट, हल्के कदमों की आवाज जो सभी ने हवा या पुरानी इमारत के हिलने के रूप में समझने की कोशिश की। लेकिन लगभग 11 बजे शोर स्पष्ट हो गया। डैनियल ने दिल की धड़कन तेज करते हुए वह आवाज सुनी जो घंटी की लग रही थी। वह आवाज धुंधली और धातु की थी, जैसे किसी ने उसे किसी सपने के भीतर से बजाया हो। क्या तुमने यह सुना? उसने पूछा, उस सन्नाटे को तोड़ते हुए जो समूह पर हावी हो गया था। उसके दोस्तों ने भ्रमित चेहरों के साथ उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज। घंटी 3 बार बजी और उसकी गूंज ने घर की दीवारों को कंपा दिया। यह संभव नहीं है, पाउला ने बुदबुदाया, जो समूह की एक लड़की थी। वह घंटी सालों से काम नहीं कर रही। वह पूरी तरह से जंग खा चुकी है। किसी के पास जवाब देने का समय नहीं था। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में दौड़ा और मोमबत्तियां बुझा दीं, जिससे समूह लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। जो सन्नाटा उसके बाद आया, उसमें उन्होंने साफ साफ फुसफुसाहट सुनी। यह उनमें से किसी की नहीं थी, और हालांकि वे शब्दों को समझ नहीं सके, लेकिन उसका स्वर स्पष्ट था, एक चेतावनी। डैनियल ने जल्दी से अपनी टॉर्च चालू की और उस दिशा में रोशनी की जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, उसने सुझाव दिया, शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। पाउला, जो हमेशा शक करती थी, हंसने की कोशिश की। कुछ आवाजों के कारण चले जाना, यह बेवकूफी है। यह नया साल है। चलो, कुछ बेवकूफी भरी कहानियां हमारी रात खराब न करें। लेकिन यह सिर्फ हवा नहीं थी, और यह वे कुछ मिनटों बाद जान गए। घंटी फिर से बजी, इस बार ऊपर की मंजिल से आने वाली चमराहट के साथ, जैसे कि कुछ भारी वहां हिल रहा हो। एक तेज धमाका गूंजा, उसके बाद एक लंबी, तीखी चीख जो सभी को स्तब्ध कर गई। यह एक अमानवीय आवाज थी, जिसमें कुछ ऐसा भरा हुआ था जिसे वे वर्णन नहीं कर सकते थे, लेकिन जानते थे कि यह इस दुनिया का नहीं था। बस करो।
यह सब बकवास है, समूह में से एक लड़के ने चिल्लाते हुए मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन जब उसने इसे खोलने की कोशिश की तो पाया कि यह बाहर से बंद था। यह हो नहीं सकता, मैंने खुद इसे खुला छोड़ा था। उस पल कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें उनके सामने संघनित हो रही थीं, जैसे वे सर्दियों के तूफान के बीच में हों। और तभी उन्होंने उसे देखा, एक काला साया जो सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। यह लंबा था, इतना लंबा कि किसी सामान्य इंसान का नहीं हो सकता था, और उसका चेहरा अधूरा सा लग रहा था, जैसे कि उस पर चलती हुई परछाइयों ने कब्जा कर लिया हो। उस साए की आंखें नहीं थीं, लेकिन सबको महसूस हुआ कि वह उन्हें घूर रहा है। उस आकृति ने एक हाथ उठाया और सीधे दीवार की घड़ी की ओर इशारा किया। आधी रात होने में केवल 5 मिनट बचे थे। और फिर उसने कहा, या कम से कम उन्हें ऐसा महसूस हुआ। उसने शब्दों से नहीं, बल्कि उनके दिमाग में घुसने वाले संदेश से बात की, आखिरी घंटी तुम्हारे लिए होगी। डर से कांपते हुए समूह ने बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। वे खिड़कियों की ओर दौड़े, लेकिन वे सी लग रही थीं, जैसे वे दीवार का ही हिस्सा थी। इस बीच वह आकृति पास आने लगी, धीरे धीरे, लेकिन एक ऐसी मंशा के साथ जिसने उनकी नसों को जमा दिया। उसके हर कदम के साथ घंटी की आवाज फिर से गूंजने लगी। एक एक करके टॉर्चों की रोशनी बंद होने लगी और वे एक ऐसे अंधेरे में डूब गए जो सब कुछ निगल रहा था। और जब घड़ी ने 12 बजाए, घंटी आखिरी बार बजी। यह एक ऐसा कानफाड़ू घंटा था जिसने उन्हें एक साथ चीखने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो घर खाली था। समूह या उनके सामान का कोई पता नहीं था। उन्होंने केवल घड़ी देखी जो ठीक 12 बजे रुकी थी, और घंटी जो चमक रही थी जैसे उसने कभी जंग नहीं खाई हो। उस दिन के बाद से कोई भी घंटी वाले घर में नया साल मनाने नहीं गया। ग्रामीण कहते हैं कि अगर आप पर्याप्त पास जाते हैं तो आप अभी भी घंटी की गूंज सुन सकते हैं, जो नए साल के आगमन की घोषणा करती है और नई आत्माओं की तलाश में रहती है। यह दिसंबर की एक ठंडी रात थी, एक छोटे से गांव में जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था, जो आल्प्स के दिल में स्थित था। इस स्थान के अधिकांश निवासी, हालांकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, कुछ खास विषयों पर ज्यादा बात करने से बचते थे, खासकर जब अंधेरा गांव पर छा जाता था। नववर्ष के उत्सव के आने से पहले के दिनों में वातावरण उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक अजीब और असहज एहसास भी था कि कुछ अजीब घटित होने वाला था। इस गांव के निवासी हमेशा नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक विशेष रीति रिवाज का पालन करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा थी जिसे कोई भी सवाल नहीं करता था। आधी रात के बाद किसी को भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। दरवाजे बंद होने चाहिए थे, खिड़कियां अच्छे से ढकी होनी चाहिए थीं, और सभी को नए साल के सूर्योदय तक अपने घरों में रहना होता था। इस नियम का कारण, हालांकि कई लोग इसे जानते थे, कभी खुले तौर पर चर्चा नहीं की जाती थी। हालांकि ऐसी किंवदंतियां थीं जो स्थानीय तवरना की बातचीतों में फैली रहती थीं। एक ऐसी किंवदंती एक अंधेरे प्राणी के बारे में थी जिसे गांव में द निगिलेंट के नाम से जाना जाता था, जो नववर्ष की रात को प्रकट होता था। कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में क्या था या कहां से आता था, लेकिन सभी को यह स्पष्ट था कि अगर कोई उसे देखता तो वह नया साल नहीं देख पाता था। कुछ का कहना था कि वह एक प्रकार की प्रतिशोधी आत्मा थी जो अंधेरे में प्राण लेती थी, जबकि अन्य का कहना था कि वह कुछ बहुत पुराना और घातक था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से नहीं था। इसकी आखिरी उपस्थिति की कहानी सिर्फ कुछ साल पहले की थी। एक युवा जोड़ा, लॉरा और डेविड, जो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे, परंपरा को तोड़ने और आधी रात के बाद गांव में घूमने का निर्णय लिया था। उस समय किसी ने उन्हें यह चेतावनी नहीं दी थी कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। उस वक्त
गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो यह सच बताने की हिम्मत रखते थे कि क्या हुआ था। उस रात लॉरा और डेविड सुनसान सड़कों पर चल रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरों पर मार रही थी। घरों की बत्तियां बुझी हुई थीं और चारों ओर एक सन्नाटा था, सिवाय बर्फ के नीचे उनके जूतों की चरमराहट के। उन्होंने एक निर्णय लिया था, वे अंधविश्वास को चुनौती देंगे, केवल मजे के लिए। लेकिन जब वे गांव के केंद्र में पहुंचे तो कुछ अजीब घटित हुआ। दोनों ने महसूस किया कि सड़क सामान्य से कहीं अधिक अंधेरी थी और छायाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी हो रही थी। फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी फुसफुसाहट जो जैसे हर दिशा से आ रही हो। पहले उन्होंने सोचा कि यह हवा का शोर होगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि यह आवाज बहुत संगठित थी, बहुत निर्देशित, जैसे कोई या कुछ उनके नाम फुसफुसा रहा हो। डेविड पहले पलटा। वह खुद को रोक नहीं सका। एक तीव्र ठंड का एहसास उसे घेरने लगा और उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उन्हें घर लौट जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। हालांकि लॉरा, जो अधिक संदेहास्पद थी, उस भावना को साझा नहीं करती थी। वह आगे बढ़ी, यह सोचते हुए कि उसका साथी बिना किसी कारण के डर रहा है। तब जब वह पलटी तो उसने जो देखा वह उसके रगों में बर्फ की तरह जम गया। एक लंबा और अंधेरा आकृति सड़क के अंत में खड़ा था, उन्हें घूर रहा था। वह आकृति नहीं हिली, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी दबावपूर्ण थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह आसपास की सारी रोशनी को निगल रही हो। लॉरा उसे साफ तौर पर पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उस आकृति की स्थिति में कुछ ऐसा था जो उसे गहरे डर में डाल रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह आकृति उनका इंतजार कर रही थी, जैसे उसे पता था कि वे इस स्थान तक पहुंचेंगे। डेविड, पिला और कांपता हुआ, ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गांव से बाहर खींचने लगा। लेकिन देर हो चुकी थी। हवा अचानक मोटी हो गई और तापमान तेजी से गिरने लगा। आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी, खिंचती हुई और एक मुख खतरनाक गति से। अचानक फुसफुसाहट तेज और स्पष्ट होने लगी और साथ ही आकृति उनके करीब आ रही थी। लॉरा चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक जाती है। वह कोई ध्वनि नहीं निकाल सकती थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा ने स्वयं आवाज को निगल लिया हो। दोनों भागने लगे, लेकिन उनके हर कदम के साथ वे अंधेरे में और गहरे जा रहे थे। फिर डेविड ने कुछ और भी डरावना देखा। पास की दुकानों की खिड़कियों में बत्तियों के रिफ्लेक्शंस ने उनकी अपनी आकृतियां नहीं दिखाई। इसके बजाय वे उस अंधे आकृति को दर्शा रही थीं, जो हमेशा उनके करीब आ रही थी। डर से भरकर उसने पलट कर देखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरा गांव एक ऐसे स्थान में बदल गया था जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। घर अब असली नहीं लग रहे थे, वे अजीब कोनों में खिंच रहे थे और आकार बदल रहे थे, और वह रास्ता जिस पर वे दौड़ रहे थे वह अनंत रूप से बढ़ रहा था। तभी अचानक एक चीख ने रात को फाड़ दिया। लॉरा गिर पड़ी थी। डेविड ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे छूते हुए उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं, खाली। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उसे बिना देखे एक अदृश्य ताकत से पीछे धकेल दिया और वह बर्फ में गिर पड़ा। तभी उसने आकृति देखी। द निगिलेंट उसके सामने था और अब बचने का कोई तरीका नहीं था। अगली सुबह गांव के लोग डेविड को चौक पर पाए। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे उसने कुछ इतना भयंकर देखा हो कि उसकी आत्मा टूट चुकी हो। लॉरा पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसका कोई निशान नहीं था, जैसे वह उसी अंधकार में खो गई हो जो पूरे गांव को घेर रहा था। उस दिन के बाद गांव में कोई भी पुराने रीति रिवाजों को फिर से सवाल नहीं किया। किसी ने भी आधी रात के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और न ही द निगिलेंट को चुनौती दी। और हालांकि कुछ पर्यटक बाद में आए जो स्थान की शांति और सुंदरता से आकर्षित थे,
वे जल्दी ही इस अजीब परंपरा के बारे में जान गए। हर 31 दिसंबर को जब आधी रात करीब आती, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और सुनिश्चित करते कि कोई भी दरार बिना सील किए न छोड़ी जाए। बत्तियां बुझ जाती और गांव एक घोर शांति में डूब जाता, क्योंकि सभी जानते थे कि उस रात द निगलेंट उन लोगों को माफ नहीं करता जो समय और परंपरा के नियमों को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। इकतीस दिसंबर 1999 को एक छोटे से पहाड़ी गांव हॉलो क्रीक में एक ऐसी घटना घटी जिसे वहां के लोग आज भी फुसफुसाते हुए याद करते हैं। हाल ही में गांव में आए बेनेट परिवार ने नया सहस्राब्दी मनाने के लिए शहर के शोर शराबे से दूर एक पुरानी झोपड़ी खरीदी थी। यह झोपड़ी घने जंगलों से घिरी हुई थी और जमी हुई झील के पास स्थित थी। यह परिवार को नए साल का स्वागत शांति से करने के लिए एक आदर्श स्थान लगा, लेकिन जो एक शांतिपूर्ण जश्न की तरह शुरू हुआ, वह जल्दी ही उनके जीवन की सबसे डरावनी घटना बन गया। जेम्स बेनेट, उनकी पत्नी क्लारा और उनके 2 बच्चे लिली और मैक्स उस दोपहर जल्दी झोपड़ी पहुंचे। सामान खोलते समय क्लारा ने कुछ अजीब देखा। झोपड़ी की दीवारों पर अजीब निशान खुदे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत पहले लकड़ी पर कुछ उकेरने की कोशिश की हो। शायद ये पुरानी सजावट होंगी, जेम्स ने क्लारा को शांत करने के लिए कहा। लेकिन क्लारा ने जब अपनी उंगलियां उन निशानों पर फेरीं, तो एक अजीब ठंडक उनके अंदर तक उतर गई। परिवार ने झोपड़ी को रोशनी और एक छोटे से क्रिसमस के पेड़ से सजाया जो वे अपने साथ लाए थे। जब घड़ी ने रात के 10:30 बजाए, तो क्लारा ने सुझाव दिया कि वे आधी रात से पहले झील के पास जाकर तारों भरा आकाश देखें। वे गर्म कपड़े पहनकर झील की ओर गए, जो पूरी तरह जमी हुई थी और उसमें पूर्णिमा की रोशनी खौफनाक तरीके से चमक रही थी। जब बच्चे बर्फ से खेल रहे थे, क्लारा ने झील के बीच में कुछ देखा, एक लंबी और पतली आकृति जो स्थिर खड़ी होकर उनकी ओर देख रही थी। जेम्स, क्या तुम उसे देख रहे हो? क्लारा ने धीमे स्वर में पूछा, उस आकृति की ओर इशारा करते हुए। जेम्स उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला कि यह शायद कोई लकड़ी का तना या मछली पकड़ने का कोई खंभा होगा जो बर्फ से बाहर निकला हो। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, वह आकृति गायब हो गई। उन्होंने इसे चांदनी में परछाइयों का खेल मानकर झोपड़ी लौटने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर माहौल भारी लग रहा था। लाइट्स कुछ बार झपकीं, लेकिन जेम्स ने इसे जनरेटर की खराबी पर दोष दिया। बच्चे उत्साह में थे और आधी रात तक जागे रहने की जिद कर रहे थे, इसलिए क्लारा ने हॉट चॉकलेट बनाई, जबकि जेम्स लाइट्स ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी मैक्स ने खिड़की की ओर इशारा किया। मम्मी, बाहर कोई है, उसने धीरे से कहा। सब धीरे धीरे खिड़की के पास गए और सचमुच बर्फ में निशान थे, लेकिन वे मानव निशानों जैसे नहीं लग रहे थे। वे बड़े, लंबे और पंजों जैसे थे। जेम्स टॉर्च लेकर बाहर गया, यह मानते हुए कि यह कोई जानवर होगा। उसने झोपड़ी के चारों ओर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब वह लौटा, तो उसने देखा कि निशान गायब हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। क्लारा और भी ज्यादा घबरा गई और उसने फैसला किया कि आधी रात से पहले सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जब घड़ी ने रात के 11:45 बजाए, दीवारों पर बने निशान हल्की लाल चमक से जगमगाने लगे, जैसे वे भीतर से जल रहे हों। लिली चीख उठी जब उसने देखा कि क्रिसमस ट्री की लाइट्स पिघलने लगीं और लाल मोम की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। दीवार घड़ी, जिसे जेम्स ने उसी दिन लगाई थी, 11:59 पर रुक गई। यह कोई बिजली की खराबी होगी, जेम्स ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन क्लारा जानती थी कि यह सिर्फ खराबी नहीं थी, कुछ और हो रहा था। बच्चे रो रहे थे और हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि वह सर्दियों के मौसम के लिहाज से भी असामान्य थी। तभी उन्होंने मुख्य दरवाजे पर धीमी, लगातार होती दस्तक सुनी। जेम्स चिमनी से एक लोहे की छड़ उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा।
कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने झटके से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे बस दरवाजे की चौखट पर एक पुरानी घड़ी मिली, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, एक तेज हवा ने मोमबत्तियां बुझा दी और परिवार को अंधेरे में छोड़ दिया। अराजकता के बीच मैक्स अचानक हंसने लगा, लेकिन यह उसकी हंसी नहीं थी। उसकी आवाज, जो सामान्यतः मधुर और मासूम थी, गहरी और भयानक हो गई। वे आ रहे हैं, उसने कहा, खिड़कियों की ओर इशारा करते हुए। वे अंदर आना चाहते हैं। क्लारा ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैक्स ने उसे अपनी उम्र से कहीं अधिक ताकत से दूर धकेल दिया। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, जैसे कोई या कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। जेम्स ने, हताश होकर, दरवाजे पर मिली घड़ी को चिमनी की आग में फेंक दिया। जैसे ही घड़ी जलकर राख हुई, जंगल से एक दर्दनाक चीख गूंजी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। दीवार घड़ी, जो रुकी हुई थी, फिर से चलने लगी। घड़ी में ठीक 12 बजे थे। झोपड़ी के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। लाइट्स वापस जल उठीं, हवा गर्म हो गई और दीवारों की चमक खत्म हो गई। मैक्स, जो अब तक कठोर और अलग थलग था, जमीन पर गिर पड़ा और अपने सामान्य स्वर में रोने लगा। परिवार ने सूरज के उगने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने जल्दबाजी में अपना सामान समेटा और झोपड़ी छोड़ दी। वे कभी हॉलो क्रीक नहीं लौटे, लेकिन बेनेट परिवार हर नए साल पर इस कहानी को सुनाते हैं, लोगों को चेतावनी देते हुए कि नए साल का जश्न गलत जगह पर मनाने का क्या परिणाम हो सकता है। गांव के लोग झोपड़ी के बारे में बात करने से बचते हैं। कुछ कहते हैं कि दीवारों पर बने निशान एक प्राचीन पंथ से जुड़े हैं, जिसने नए सहस्राब्दी की शुरुआत पर अनुष्ठान किए थे। अन्य दावा करते हैं कि जंगल की आत्मा अपने क्षेत्र में किसी भी खलल को बर्दाश्त नहीं करती। सच्चाई चाहे जो भी हो, झोपड़ी अब भी वही है, उन मूर्खों का इंतजार करती हुई जो साल की सबसे लंबी रात को उसके दहलीज पर कदम रखने की हिम्मत करे। कुछ साल पहले पहाड़ों के बीच बसी एक छोटी सी धुंधली और घने जंगलों से घिरी हुई नगरी में एक ऐसी घटना घटी जिसे वहां के निवासी कभी नहीं भूल सके। यह घटना, जो बाकी दुनिया की नजरों से छिपी रही, उस छोटे शहर के लिए एक भयावह मिथक बन गई। यह कहानी है आखिरी नए साल की रात की। परिवार की शुरुआत। ओर्टेगा परिवार, जो एक साधारण परिवार था, ने नए साल की पूर्व संध्या अपनी पहाड़ी कुटिया में मनाने का फैसला किया। यह कुटिया शहर से 20 मिनट की दूरी पर जंगल के पास स्थित थी। परिवार में पिता कार्लोस 40, मां क्लारा 38, बेटी मार्ता 16 और बेटा जेवियर 13 शामिल थे। कुटिया बड़ी थी, लेकिन काफी पुरानी भी। ऐसी कि देखकर लगता था कि समय ने इसे अपनी छाप से बोझिल कर दिया है। लेकिन कार्लोस को वह जगह बेहद पसंद थी, क्योंकि वहां का माहौल शांति से भरा था, शहर के शोरगुल से दूर। खौफनाक रात की शुरुआत। 31 दिसंबर की रात, परंपरा के अनुसार परिवार खाने की मेज के आसपास इकट्ठा हुआ। सबने खुशी खुशी जश्न मनाया, यह जाने बिना कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन जाएगी। बाहर हवा ठंडी थी और तेजी से बह रही थी, मानो पहाड़ कुछ चेतावनी दे रहे हों। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आसमान शहर के पटाखों से रोशन हो गया। परिवार ने शैंपेन से जश्न मनाया, लेकिन तभी तूफान और तेज हो गया। बिजली की रोशनी टिमटिमाई, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पहली अजीब घटनाएं। जैसे ही बिजली गई, पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा और ठंड फैल गई। यह ठंड बाहर की ठंड से अलग थी। परिवार ने मोमबत्तियां जलाईं, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। कार्लोस ने छानबीन करने की ठानी। ऊपर जाकर उसने सारे कमरे देखे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला।
जब वह नीचे लौटा, क्लारा ने उसे बताया कि उसे खाने के कमरे में किसी की नजरें महसूस हुई थी। मार्ता और जेवियर ने भी दावा किया कि उन्होंने दालान से फुसफुसाने की आवाजें सुनी। पहला सामना। जब कार्लोस इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, तभी खाने के कमरे की खिड़की जोर से दीवार से टकराई। मार्ता ने खिड़की पर एक परछाई देखी जो बाहर से झांकती हुई लग रही थी। कार्लोस तुरंत बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ और शांत था। जैसे ही वह घर लौटा, मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। भय बढ़ता है। परिवार ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहे थे। मोबाइल और लैंडलाइन दोनों बेकार हो चुके थे। तूफान और तेज हो रहा था और घर पूरी तरह अलग थलग पड़ गया था। रात के बढ़ने के साथ घर में अजीब आवाजें तेज हो गईं। ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने की आवाजें, दरवाजों का खड़खड़ाना और दबी फुसफुसाहट। सबसे डरावनी घटना। रात के करीब 1:30 बजे मार्ता और जेवियर अपने कमरे में कुछ देखने के बाद चिल्ला उठे। जब कार्लोस और क्लारा उनके कमरे में पहुंचे, बच्चों ने खिड़की की ओर इशारा किया। बर्फ में खिड़की के बाहर एक अंधेरी परछाई दिख रही थी। कार्लोस ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कोई इंसान नहीं था। वह परछाई जैसे ही देखी गई थी, गायब हो गई। भागने का प्रयास। सुबह करीब 4 बजे जब परछाई दोबारा खिड़की पर दिखाई दी, तो क्लारा ने कार्लोस को मिन्नतें की कि वे तुरंत घर छोड़ दें। कार्लोस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य ताकत से जाम हो गया था। घर के अंदर आवाजें इतनी तेज हो गईं कि पूरे परिवार का दिल दहल गया। आखिरी क्षण। जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना पीछे मुड़े परिवार कार में बैठा और शहर की ओर भागा। उस रात के बाद ओर्टेगा परिवार ने उस घर में दोबारा कदम नहीं रखा। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर नए साल की रात वह कुटिया अब भी कुछ छायाओं का घर बन जाती है।